संसद में आज वक्फ बिल पर चर्चा की शुरुआत हुई और विपक्ष ने इतना जोरदार तरीके से बीजेपी सरकार पर हमला बोला। सामने अमित शाह बैठे हुए थे और अमित शाह केवल देखते रह गए। बीच बीच में अमित शाह ने उठ करके बोलने की कोशिश भी की। अखिलेश यादव बोल रहे थे, उस वक्त में तो अमित शाह उठ ही गए, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला गौरव गोगोई ने। सबसे पहले किरण रिजिजू बोले। किरण रिजिजू ने बिल के अंदर क्या क्या प्रावधान है, सरकार क्या कर रही है, सरकार की मंशा क्या नहीं है, क्या मंशा है, तमाम तरह की बातें कही। और उसके बाद में गौरव गोगोई, उन्होंने विपक्ष की तरफ से पहले वक्ता के तौर पर जो अपनी बातें रखी वो वाकई सुनने लायक है। गौरव गोगोई ने जोरदार तरीके से बीजेपी पर और बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने इसके बाद में बोला और अखिलेश यादव ने भी जबरदस्त तरीके से बीजेपी को रगड़ दिया। सबसे पहले गौरव गोगोई, उन्होंने कहा कि आप उस कौम पर सवाल उठा रहे हैं, उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने मंगल पांडे के साथ में शहादत दी, जिसके 2 लाख से ज्यादा उलेमा शहीद हुए, जिसने गांधी के दांडी मार्च का समर्थन किया, जिन्होंने 1926 में अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल का विरोध किया। जब आरएसएस के लोग भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, माफीनामा लिख रहे थे, तब यह कौम देश के लिए लड़ रही थी। किस कौम को आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए। आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया। आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया। आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया। आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थ्योरी को पूरी तरीके से नकारा? आप उस कौम पर लगा रहे हो। सर, यही है इनका डिवाइड एंड रूल। यही है इनका डिवाइड एंड रूल। तो सबसे बड़ी बात जो ये है कि वक्फ बिल को लेकर के जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, इसमें पूरी तरह से एक ही मिनट के अंदर उस पूरे एजेंडे की हवा निकाल दी कि आप मुसलमानों पर सवाल मत उठाइए, मुसलमानों को इस देश का गद्दार मत घोषित करिए। मुसलमान ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, मुसलमान हमेशा इस देश के साथ खड़ा रहा है। और इसके बाद में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिरकार ये जरूरत ही क्या है, ये नया कानून जो सरकार लेकर के आ रही है, इसकी जरूरत क्या है। गौरव गोगोई ने कहा कि 2023 में 4 बार अल्पसंख्यक मंत्रालय की बैठक हुई। 21 जुलाई को मुंबई में बैठक होती है, 24 जुलाई को लखनऊ में बैठक होती है, 20 सितंबर को दिल्ली के अंदर बैठक हुई, 7 नवंबर को फिर दिल्ली में बैठक होती है। लेकिन एक भी बैठक में यह मांग नहीं रखी गई कि हमें कोई नया कानून चाहिए। तो फिर आखिरकार यह सरकार ऐसा कानून ला क्यों रही है? 23 सन के वर्ष में 4 बार माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। मुंबई में हुई 13 जुलाई, दिल्ली में हुई 21 जुलाई को, लखनऊ में हुआ 24 जुलाई को, दिल्ली में 2 बार हुआ 20 सितंबर और 7 नवंबर को।
मैं आदरणीय सरकार से दरखास्त करूंगा कि इन 5 सरकारी मंत्र जो मीटिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, उनका मिनट्स टेबल पे रखे। एक भी मीटिंग में नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए उसका जिक्र भी नहीं हुआ था, जिक्र भी नहीं हुआ। और इसके बाद में तो गौरव गोगोई ने बिल्कुल धागे खोल दिए, सरकार के धागे खोल दिए। उधर सामने अमित शाह बैठे हुए थे और अमित शाह के सामने ही गौरव गोगोई ने वो बात कह दी जो बात आज उनके कानों में जरूर गूंजेगी। एक तरफ जब सरकार की तरफ से बोलते हुए किरण रिजिजू वो कह रहे थे कि ये जो वक्फ संशोधन हम लेकर के आ रहे हैं इससे तो मुसलमानों का बहुत फायदा होगा, बहुत बेहतरी होगी। जब गौरव गोगोई खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो मुसलमानों का फायदा गिना रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जब ईद गई है तो इनकी डबल इंजन की सरकारों ने लोगों को नमाज पढ़ने तक की अनुमति नहीं दी। ये लोग मुसलमानों का फायदा गिनवा रहे हैं। आप ये आज माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी। और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे। वाकई जोरदार तरीके से गौरव गोगोई ने आज सरकार पर पलटवार किया। और जिस तरीके से सरकार इस पूरे मामले को लेकर के सोच रही थी कि मुसलमानों का मुद्दा है, और जिस तरीके से हमने हिंदुत्व की राजनीति को बहुत जोरदार तरीके से इस वक्त में देश की फिजाओं में घोल दिया है, इसलिए अब मुसलमानों के मुद्दे पर शायद कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के नेता बोल नहीं पाएंगे। लेकिन गौरव गोगोई ने जिस तरीके से बोला वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि आज के वक्त में धारा के विपरीत चलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ओम बिरला कितने निष्पक्ष हैं इस बात को जरा देख लीजिए। जब गौरव गोगोई बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि साहब मुझे भी उतना ही संरक्षण दे दीजिए जितना संरक्षण आपने माननीय मंत्री को दिया है। जब माननीय मंत्री किरण रिजिजू बोल रहे थे तो कोई भी इस तरफ से ना तो उठा और ना ही किसी ने उनके भाषण के बीच में किसी को टोका और ना ही आपने इजाजत दी। तो अब जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो मुझे भी उसी प्रकार का संरक्षण दे दीजिए, इतनी तो बात कही थी। और क्या ये गलत बात है? लेकिन इस बात पर ओम बिरला भड़क गए। इस बात पर उन्होंने कहा कि आप बार बार चेयर पर आरोप क्यों लगाते हैं? तो गौरव गोगोई ने कहा कि माननीय मंत्री ने 2013 जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उनका संदर्भ जिस तरीके से पेश किया वो पूरी की पूरी तरह से मिसलीडिंग है। या तो माननीय मंत्री उस चीज को ऑथेंटिकेट करें, मतलब पूरी तरह से माननीय स्पीकर साहब एक्सपोज हो गए। देख लीजिए। संरक्षण चाहता हूं। जब आदरणीय मंत्री महोदय बोल रहे थे, आपने विपक्ष से किसी को भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने का अवसर नहीं दिया। मंत्री महोदय बिना किसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बिना उन्होंने अपनी बात रखी। वही संरक्षण आप मुझे दे, मैं वही अपेक्षा करता हूं। मंत्री महोदय ने अपनी पूरी बात रखी, आपने उनको कुछ नहीं कहा। उन्होंने राजनीतिक आरोप लगाए, उन्होंने हाउस को मिसलीड किया, आपने सुना। वही संरक्षण। एक बात है गौरव जी, आप हमेशा सदन पर ये कैसे आरोप लगा सकते हैं कि आपने उनको कुछ नहीं कहा? मैंने फिर कहा आपको, इस सदन में, प्लीज बैठिए, इस सदन में संसदीय व्यवस्था के अनुसार सबको समय आवंटित होता है। आवंटित दल का माननीय सदस्य अपनी बात रख सकता है। जब मैंने व्यवस्था दे दी कि कोई माननीय सदस्य बोलेगा उसके बीच में आज शून्यकाल पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं दिया जाएगा तो नहीं दिया जाएगा। माननीय गौरव गोगोई अध्यक्ष, देखिए शुरू हो गया सर। आप दे रहे अनुमति, आप अनुमति दे रहे हैं सर। आपने हमें अनुमति दी, आपने अनुमति दी हमें। एक मिनट बैठिए। हमारे सर इन्होंने हम शांति से सुनेंगे। अरे सुनो ना, ये अपना भाषण देने से पहले इन्होंने मिसलीड किया बोला। आप सर ये कोई तरीका सर। एक मिनट बैठिए। माननीय मंत्री जी, मैंने एक मिनट बैठिए।
बैठिए बैठिए, एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए, बैठिए एक मिनट, ठीक है बैठिए, एक मिनट बैठिए। मैंने माननीय मंत्री जी को आपके भाषण के टोकने के लिए अलाउ नहीं किया है। वह आपने तो भाषण शुरू नहीं किया था, नहीं शुरू करने वाले थे, वह दूसरे विषय पर अपनी बात करना चाहते। आपके भाषण को नहीं काट रहे आप, नहीं आपके भाषण को, तो अपनी बात कोई दूसरे विषय पर रखना चाहते हैं। मेरा सर इतना कहना है कि हम लोग शांति से बैठ के सुनेंगे। चर्चा का पूरा टाइम तय हो चुके हैं, हम लोग नोट करेंगे, सबका बात सुनेंगे। मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि जैसे कि माननीय सदस्य कहेंगे कि मैंने मिसलीड किया, तो कौन सा पॉइंट मिसलीड किया वो बता दे, ऐसे आप आरोप ना लगाए। मेरा यही कहना है, आप तर्क बताइए कहाँ मिसलीड हुआ पॉइंट। अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा, पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है, और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें, हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए संसद में आज कई गजब नजारे देखने को मिले। जब गौरव गोगोई बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि पता नहीं ये जो संशोधन तैयार किया गया है, ये मसौदा तैयार किया गया है, ये कहां से आया है, क्या ये वाकई अल्पसंख्यक मंत्रालय ने बनाया है या फिर कहीं और से आया है। और संसद में पीछे से कोई जोर से बोला सांसद कि नागपुर से आया है, नागपुर से। मैं तो बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि ये बिल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया या किसी और दूसरे विभाग ने बनाया, कहां से आया ये बिल? इसके बाद में अखिलेश यादव बोलने के लिए खड़े हुए। अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला। अखिलेश यादव ने शुरुआत में कई सारी बातें कही, एक लंबी भूमिका बनाई और कहा कि ये बीजेपी की सरकार मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरह का काम कर रही है। और बीजेपी के अंदर तो अपने आप में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि सबसे बड़ा खराब हिंदू कौन है। अच्छा हिंदू बनने की प्रतिस्पर्धा नहीं चल रही है। अच्छा हिंदू बनने की अगर प्रतिस्पर्धा चले, कंपटीशन चले तो अच्छी बात है, लेकिन यहां पर तो खराब हिंदू बनने की प्रतिस्पर्धा चल रही है और निशाने पर मोदी और योगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। दरअसल अखिलेश यादव इस बात के लिए जाने जाते रहे कि वन लाइन में किस तरीके से सामने वाले को धराशायी कर देना है। अखिलेश ने इसके साथ में यह भी कहा कि वक्फ की जमीन वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, वो जमीन देश की है और देश में ही रहेगी, उसको हम देख लेंगे। लेकिन आप चीन की जमीन की बात करिए, चीन के मुद्दे पर आप चुप क्यों हो जाते हैं? चीन के मुद्दे पर आप खामोश क्यों हो जाते हैं? आप वहां पर क्यों नहीं बात करते? वक्फ की जमीन से अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। और इसके बाद में अखिलेश यादव ने फिर से एक बार ऐसा सुलगता हुआ तीर भाजपा की तरफ छोड़ दिया कि बस मत पूछिए। अखिलेश यादव ने कहा कि ये भाजपा के लोग बाहर लिखते हैं सत्यमेव जयते और अंदर असत्य बात कहते। वो तो आपको काटेगा, और इसलिए काटेगा कि अध्यक्ष महोदय बाहर ये लिखते हैं सत्यमेव जयते, बाहर है लिखते सत्यमेव जयते, भाजपाई अंदर असत्य बात कहते। अखिलेश यादव ने कहा कि यह बिल जरूरी नहीं है, यह बिल इसलिए लाया गया है ताकि भाजपा अपना वोट बचा सके। और इस बात को मैं पिछले 3-4 दिन से आपको कह रहा हूं कि बीजेपी तो अपना वोट मजबूत कर ले जाएगी, लेकिन जो असल सवाल है और असल मुद्दा है वो इस वक्त में बिहार के अंदर नीतीश कुमार के सामने, चिराग पासवान के सामने, उन तमाम पार्टियों के सामने है जिनका जनाधार मुसलमानों के ऊपर टिका हुआ है। और इसी बात को अखिलेश यादव ने कहा कि ये सारा का सारा जो मसला खड़ा किया गया है वो इसलिए किया गया कि ताकि भाजपा अपना वोट बचा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा हार गई और ये पहली बार हुआ है। मोदी के आने के बाद में पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा हार गई चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में अकेले समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत गई और उसके बाद में इंडिया गठबंधन 43 सीटें वहां पर इंडिया गठबंधन जीत गया कांग्रेस पार्टी के साथ में।
तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव ने उस दुखती रग पर, भाजपा की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा जो हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा मुद्दा था वो फेल हो गया है और अब आप एक नया मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। तो ये वक्फ बिल जो लाया जा रहा है वो अपनी वोट बैंक को संभालने के लिए और समाज को बांट करके, ध्रुवी कर करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया जा रहा है। और अगर इसके लिए नहीं लाया होता तो पहले से जो जितने फैसले लिए सरकार ने, क्या उससे देश और प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव आ गया है? अगर स्मार्ट सिटी का बात करें तो कितनी स्मार्ट सिटी बन गई है आपकी? आपके नोटबंदी की वजह से न जाने कितना रुपया कहां कहां निकल रहा है। गौरव गोगोई ने भी आज जमकर के वार किया और गौरव गोगोई ने मंत्री का झूठ वहीं की वहीं एक्सपोज कर दिया। किरेन रिजिजू ने कहा कि हम ये कानून लेकर के आए हैं ताकि मुसलमानों को भी और नॉन मुस्लिम को भी वो वक्फ बोर्ड बिल के अंदर लाया जा सके और उसके साथ साथ महिलाओं की भागीदारी उसमें सुनिश्चित की जा सके। लेकिन गौरव गोगोई ने कहा कि भाई 1985 में जब संशोधन हुआ था तो उस वक्त में तो 2 से ज्यादा महिलाएं थी। आप तो बंदिश लगा रहे हैं यहां पर कि केवल 4 नॉन मुस्लिम रहेंगे और 2 महिलाएं रहेंगी। हम तो इनसे ज्यादा महिलाओं को दे रहे थे। और अगर महिलाओं की बात है तो मुझे लगता है गौरव गोगोई की एक बात और कह देनी चाहिए थी कि आरएसएस के अंदर कितनी महिलाओं को आपने अध्यक्ष बनाया है, या महिला को भी छोड़ दें तो आपने कितने दलितों को अध्यक्ष बनाया है। बात निकलेगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल में मेंबर, और उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में 2 महिला कंपलसरी है। 2 महिला होना ही चाहिए। अभी आप पूरा वक्फ बोर्ड देख लीजिए, महिला कहाँ है? महिला को तो रखा ही नहीं है, वो सिर्फ बातें करते हैं। अगर आप 1995 एक्ट पढ़े तो ये पहले भी था, उसमें ये भी था कि 2 से ज्यादा सदस्य महिला हो सकती थी। इन्होंने तो 2 पे ही कैप कर दिया। ये पहले से ही था, ये सिर्फ दिखावा। लेकिन इनको भ्रम फैलाना है, इनको भ्रम फैलाना है कि वर्तमान का जो एक्ट है वो महिलाओं के खिलाफ है। इनको भ्रम फैलाना है कि वर्तमान में महिलाओं को कोई भूमिका नहीं मिलती, ये इनका काम है। लेकिन कानून में सर पहले से ही ये सारे प्रावधान है, वो चाहे किसी विधवा का संरक्षण हो या महिलाओं को और समर्थन देना हो। और नागपुर का जिक्र अखिलेश यादव ने भी किया। अखिलेश यादव ने भी कहा कि अभी अभी एक यात्रा हुई है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 साल में पहली बार एक यात्रा हुई है और वो यात्रा आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में हुई है। और उस यात्रा के जरिए नरेंद्र मोदी अपना एक्सटेंशन चाहते हैं, अपना विस्तार चाहते हैं, क्योंकि तलवार अब उनके ऊपर लटक गई है। और इसी बात को मैं कल कह रहा था कि मोदी और अमित शाह के लिए भी ये बिल आसान नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर बीजेपी के अंदर भी एक लॉबी तैयार हो रही है जो मोदी अमित शाह के सामने खड़ी हो गई है। एक वक्त ऐसा था जब मोदी शाह ने मिलकर के भाजपा के अंदर उन पुराने तमाम नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में धकेल दिया था, और अब उल्टा भाजपा के अंदर एक नेताओं की लॉबी तैयार हो रही है जो ये कह रही कि अब बीजेपी को मोदी शाह के चुंगल से बचाओ, और मोदी को 75 साल हो रहे हैं, अब उनको रिटायर करो। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी? वक्फ संशोधन बिल पर अभी लोकसभा के अंदर चर्चा चल रही है। देर रात तक जो है वो हो सकता है कि चर्चा चले, हो सकता है कि इसका समय बढ़ाया जाए। हालांकि अभी उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन कम से कम जब इतनी शानदार चर्चा वहां पर हो रही है, इतने शानदार तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चर्चा का समय बढ़ाया जाना चाहिए। और चर्चा का न केवल समय बढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि विपक्ष की तरफ से जो तार्किक तर्क दिए जा रहे हैं उनको शामिल भी करना चाहिए। और बीजेपी बताए आखिरकार इसकी जरूरत क्या थी। क्या बीजेपी ये डॉक्यूमेंट्स के साथ में कह सकती है कि अलग अलग जगह पर देश भर में जब बैठकें हुई तो कहां कहां पर यह मांग रखी गई कि हमें नया कानून चाहिए,
मतलब ये गजब बात है बीजेपी की कि वो किसानों के लिए 3 कानून ले आती है। कोई किसान संगठन, बड़ा संगठन आकर के दावा नहीं करता कि हमने ये तीनों किसान कानून मांगे थे। वो महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक की बात कहती है, लेकिन कहीं पर महिलाओं के कोई बड़े संगठन नहीं कहते। तो इसी तरीके से बीजेपी हर वो काम करती है जो काम उससे कहा नहीं गया है। अब सवाल ये है कि वक्फ बिल पर नंबर उसके पास में है, हो सकता है कि वो पास करवा ले, लेकिन क्या वाकई सरकार का इकबाल बचा है या सरकार का इकबाल पूरी तरह से तार-तार हो चुका है? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।